गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम, ये जो 3 कैटेगरीज आया है यूजीसी नोटिस के अनुसार, तो उसमें जो 3 कैटेगरीज में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो विच कैटेगरी इज बेस्ट टू डू पीएचडी एडमिशन। तो मैं उनके अकॉर्डिंग आज ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम, नेट क्वालिफाई करने के लिए तो वी हैव टू स्टडी पेपर 1 फिर पेपर 2 और इसके लिए काफ़ी वर्क हार्ड करने पड़ेंगे। तो कैसे होगा, कुछ आप सजेशन दें। बात तो सही है कि नेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वर्क हार्ड करने पड़ते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये छोटी मोटी एग्ज़ाम तो है नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स। तो इसमें बात ये है कि कौन सी कैटेगरी बेस्ड है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिस ऑफ यूजीसी, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन 3 कैटेगरीज। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ फॉर जेआरएफ, एंड जो जेआरएफ है तो दैट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। सेकेंड कैटेगरी है वो नेट का है, तो दैट वुड बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। और थर्ड कैटेगरी जो है, तो उसमें आप तो ना तो जेआरएफ होंगे क्वालिफाइड, ना तो नेट है, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, एंड यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। सिर्फ आप उस कैटेगरी से क्वालिफाई करने पर पीएचडी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये तीनों कैटेगरी तो क्लियर हो गया आप लोगों को, अंडरस्टैंड? आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको ये तीनों कैटेगरी समझ में नहीं आया हो? रेज योर हैंड अगर नहीं समझ में आई है तो। सबको समझ में आ गई यहाँ तक? आइयो, चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, तो ये जो थर्ड कैटेगरी से अगर आप जाते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए तो क्या होगा। तो पहले मैं ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी न्यू रूल, अगर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आप क्वालिफाई करते हैं तो क्या है, 70% वेटेज विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट्स। 70% वेटेज दिया जाएगा, स्कोर दिया जाएगा आपको अलग से। दैट विल exempt यू फ्रॉम रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन। जो पहले यूजुअली क्या होती थी, CUET होती थी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती थी, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती थी। अब वो ना करा करके अब उसके जगह पर नेट क्वालिफाई करना है, या आपको थर्ड कैटेगरी से भी आप नेट करते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन तो मिलना नहीं है, थर्ड कैटेगरी से करें या आप सेकेंड कैटेगरी से करें। आपको क्या है कि आपको इंटरव्यू फेस करना ही है। आपको सिर्फ रिटन टेस्ट जो एग्जामिनेशन होती थी पीएचडी एंट्रेंस के लिए, आप उससे सिर्फ एग्जेम्प्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको क्या अच्छा रहेगा। तो ये तो है कि आपको सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको अगर जो सर्टिफिकेट मिलती है दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है वो सर्टिफिकेट, एंड इफ यू डोंट गेट एनरोल्ड विद इन अ ईयर देन वो आपका ऐसी सर्टिफिकेट आपका बेकार हो जाएगा। आई मीन पीएचडी में एडमिशन आप उस सर्टिफिकेट से नहीं ले सकते हैं। यू विल हैव टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट नेट एग्जामिनेशन। दोबारा से आपको नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा 1 ईयर के बाद, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाकर आपका एलिजिबिलिटी फिर 1 ईयर के लिए आपका बढ़ जाती है। तो 70 सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं तो आपको 70% वेटेज मिलता है रिटन में स्कोर में, और आपको 30% फिर इंटरव्यू के लिए स्कोर रखा जाता है।
तो 30% के लिए जब स्कोर रखा जाता है तो क्या है, वहाँ भी इतने आसानी से एडमिशन हर किसी को तो नहीं मिल पाएगी, आपको पता है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे, खास करके मोस्टली फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप जब जाएंगे तो आपको देखेंगे आप वहाँ पर JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स काफ़ी आते हैं। और आप वहाँ पर ना तो नेट क्वालिफाइड है ना JRF है, ओनली फॉर थर्ड कैटेगरी से हैं आप, जो कि अगर कट ऑफ के हिसाब से आपको मिला है एक सर्टिफिकेट जो एलिजिबिलिटी आपको बता रही है कि आप यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ PhD, तो आप वो लेकर जाते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है, आप जाएंगे वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो एडमिशन है PhD में वो अब पहले की तरह इतनी इजी नहीं है, अब काफ़ी टफ हो गई, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वहाँ JRF और नेट कैंडिडेट कम होते हैं, तो वहाँ पर थर्ड कैटेगरी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकती है PhD करना। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, और ख़ास करके दिल्ली में जैसे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ये सब में काफ़ी JRF और नेट क्वालिफाइड आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब JRF और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आएंगे सुपरवाइज़र के सामने, तो वो ज़्यादा किसे पसंद करेंगे? ऑब्वियसली JRF कैंडिडेट को पसंद करेंगे, नेट क्वालिफाइड को करेंगे, ना कि थर्ड कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले को। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी सुपरवाइजर क्या है, ब्राइट कैंडिडेट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को पसंद करेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि PhD इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी ना, PhD इज अ लॉन्ग जर्नी and it needs engagement for a lot of time। तो एक सुपरवाइजर यही चाहेंगे कि हम, और ये जो पीरियड होता है PhD का, यह 4 to 8 years का होता है, 6 और 1 year का नहीं होता है, यह 4 to 8 years का होता है। तो इसमें इतने दिनों के लॉन्ग एंगेजमेंट के लिए आपको सुपरवाइजर चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट ऐसा आए, ब्राइट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग आए, कि वह अच्छे से रिसर्च को कर सके, ठीक है, अपने थीसिस को अच्छे से राइट कर सके, अपने PhD टॉपिक को डिफेंड कर सके। तो वहाँ पर क्या है कि फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड कैटेगरी वाले को थोड़ी सी मुश्किल होगी एडमिशन में, राइट। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं PhD एडमिशन में, जैसे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फ्रॉम 10 से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप MPhil है तो इनमें आपका परसेंटेज कितना है, आपने कितना उठाया है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं है। बस आप थर्ड कैटेगरी से क्वालिफाई करके PhD एडमिशन के लिए आगे हैं, दैट डजेंट मैटर ओनली। तो मेरा यही कहना है कि आप द बेस्ट कैटेगरी जो है आप उसको सिलेक्ट कीजिए PhD एडमिशन के लिए, दैट इज JRF, राइट। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। अगर नहीं होता है तो अलग बात है, बट अगर आप स्टडी करते हैं, पैशन, डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका नेट JRF हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो आप जब मेहनत कर ही रहे हैं PhD एडमिशन के लिए कि थर्ड कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाऊंगा और एडमिशन मिल जाए, तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा और वर्क हार्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट कैटेगरी से करें, राइट। यस, हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में कितने कैंडिडेट रिसर्च कर सकते हैं, एसोसिएट के अंडर में और प्रोफेसर के अंडर में, राइट। यस, तो जब आप PhD करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब रूल्स भी पता होना चाहिए कि रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं और सीट्स काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। तो लिमिटेड सीट्स होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है PhD एडमिशन में। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने अंडर में 4 रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरविजन कर सकते हैं, और एक एसोसिएट प्रोफेसर 6 कैंडिडेट्स को अपने अंडर में PhD करा सकते हैं, और एक प्रोफेसर अपने अंडर में 8 रिसर्च स्कॉलर को गाइड कर सकते हैं। सो ये रूल्स है।
न्यू रूल्स जो है अभी जो 5 to 6 years जो रूल आया है, पहले तो ऐसा था कि अनलिमिटेड सीट्स थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है पीएचडी एडमिशन में। तो आपको बस मैं यही सजेशन करना चाहूँगी कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो गो फॉर फर्स्ट कैटेगरी, राइट। हाँ, अगर आपको कोई स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना हो तो अलग बात है, थर्ड कैटेगरी विल आल्सो वर्क। आई होप कि आप सबका ये डाउट आज क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर टुडे।